नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ट्रंप की दोस्ती वाले बयान का प्रधानमंत्री मोदी ने तहे दिल से किया सम्मान। कहा, भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। देश के कई राज्यों में मॉनसून ने मचाई तबाही। सूत्रों के अनुसार बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्थिति की करेंगे समीक्षा। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान। दिल्ली बुलाए गए सभी सांसद। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे सांसदों को डिनर। अनंत चतुर्दशी पर आज देश भर में बप्पा को दी जा रही है विदाई। मुंबई में लालबाग के राजा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। पुणे, हैदराबाद में भी धूमधाम से विसर्जन। और यूएस ओपन फाइनल में कल अलगराज और सिनर होंगे आमने सामने। इस साल लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में होगी भिड़ंत। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तारीफ किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन भी करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया। ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है, लिहाजा किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच विशेष संबंधों का जिक्र किया। इस दौरान ट्रंप भारत को खोने वाली टिप्पणी से पीछे हटते दिखे। इस पर और आइए भाजपा मुख्यालय का रुख करते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे वहीं का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विन वैष्णव जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे मीडिया प्रमुख, मुख्य प्रवक्ता, सांसद अनिल बलूनी जी हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय अश्विन वैष्णव जी से है कि आपको संबोधित करें। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है। कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं, ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में एक बड़ी राहत के रूप में आए हैं। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले टैक्स का एक ऐसा मकड़ जाल था जिसके कारण हर वस्तु पे कई तरह के टैक्सेस लग के एक साधारण परिवार पे, आम आदमी पे, एक मिडिल क्लास परिवार पे बड़ा बोझा बना हुआ था। जीएसटी से उसके कारण बहुत सारे बेनिफिट्स आए, बहुत एक सिंप्लीफिकेशन हुआ और 6-7 साल के पूरे एक्सपेरिमेंट और पूरा स्टेबलाइज होने के बाद में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह का जीएसटी में रेट्स कम करके, एक रैशनलाइजेशन करके और जिस तरह से एक सिंप्लीफिकेशन करके एक बड़ा रिफॉर्म लाए हैं, उस रिफॉर्म से हमारे जन जन के जीवन में प्रभाव आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं विशेष बात करना चाहूँगा यहाँ पर। घर में आज हमारे किसी भी घर में, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम में लिए जाते हैं। चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे डिश वॉशर हो, चाहे माइक्रोवेव का ओवन हो, अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, पावर बैंक होता है, कई तरह की चीज़ें घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोग में आती है। और जो
सोलर पैनल कई लोग अपने घरों पे लगाते हैं। ओवरऑल इन सब चीज़ों पे टैक्स का बर्डन कम हुआ है। घर में काम में आने वाली हर वस्तु पे कम हुआ ही हुआ है, चाहे किसी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। चाहे खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पे टैक्स कम हुआ है, और घर में काम में आने वाली जितनी भी वस्तुएं उन सब पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मोदी जी का है, और जैसा उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को एक नया विश्वास दिया था, वो उन्होंने उस संकल्प को उन्होंने इस ऐलान से रियलिटी में कन्वर्ट किया है। आगामी 22 तारीख नवरात्रि का पहला दिन हम सब के लिए, सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक नई खुशी लेके आएगा। जीएसटी के इस रिफॉर्म से इसका एक और पहलू है जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है, 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि उसका रोजगार का इम्पैक्ट आता है, रोजगार बढ़ता है, उससे स्वाभाविक है कि बहुत सारी जो जितनी गतिविधियां हैं, जितनी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सब बढ़ने लगती है एक के बाद एक। तरीके से एक ये वर्चुअस साइकिल इससे क्रिएट होती है। इसीलिए इनकम टैक्स की छूट और जीएसटी का ये बड़ा फैसला, ये दोनों मिला के हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में, उनके बैंक बैलेंस में, उनके बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, पॉजिटिव इसमें लाभ मिलेगा। साधारण परिवार की अगर हम बात करें तो घर में जितनी भी बचत होगी, उस बचत का या तो सेविंग में काम में लेंगे, या ज़्यादा सामान खरीदेंगे, या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट में काम में लेंगे। और ये तीनों की तीनों जो एक्टिविटीज़ है, तीनों की तीनों जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इससे परिवार में तो खुशियां आएंगी ही आएंगी, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका रहेगा। मित्रों, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। विकास चंद्रा। सर, मेरा सवाल है कि जो जीएसटी में बदलाव हुआ आपके लिए काफी राहत देने वाला है, लेकिन सामान्य लोग जो गांव में रहते हैं या सामान्य जगह पे हैं, जिनको जीएसटी टैक्स या जीडीपी नहीं समझना है, उन तक ये मोदी सरकार का तोहफा पहुंचे, वो समझे, इसलिए पार्टी क्या करेगी? क्या आप लोगों तक जाएगी या क्या तरीका अपनाएगी? देश भर से जन जन के जो फीडबैक आ रहा अभी, जन जन के मानस में एक अच्छी उपलब्धि, एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि किस तरह से साधारण उपयोग वाली वस्तुएं वो सस्ती होने वाली। छात्रों से कहीं पर भी आप फीडबैक लीजिए, बात आती है, छात्रों से संबंधित, पढ़ाई से लिखाई से संबंधित सभी चीज़ें सस्ती हो रही है। किसी भी गृहिणी के पास अगर आप बात करें तो गृहिणी के जीवन में भी एक बहुत ही क्लियर एक फीडबैक आता है कि खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो रही है, जो हम डे टू डे यूज़ करने वाली चीज़ें वो सस्ती हो रही है, घर के अंदर उपयोग करने वाली चीज़ें सस्ती हो रही है। एक कोई भी एस्पिरेशनल फैमिली अगर हम लें तो उनके मन में भी आता है कि आज छोटा टीवी है तो थोड़ा बड़ा टीवी करें। अपग्रेड करने की जो मन में एक, सबके मन में एक भावना होती है अपने अपने घर में, चाहे छोटी कार से बड़ी कार लेने की इंसान के मन में, हर परिवार के मन में एक जो इच्छा होती है, तो ये अपग्रेड करने की जो फीलिंग है वो अब आसान हो गई है। तो सभी के मन में एक स्वाभाविक तौर पे बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है, जैसा फीडबैक देश भर से आया है। और आपने भी, मीडिया का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने जिस तरीके से इस विषय को सबके सामने प्रेजेंट किया है, उससे जन जन के पास ये विषय पहुंचा है। दीपक चौबे, IANS।
देखिए, भारत में पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। 6 गुना 6 गुना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बढ़ा है, 8 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आज 11.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। 25 लाख लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं आज, 25 लाख। एक एक करके हर आइटम देश में अब बनाने लग गए हैं। आप ये अगर मोबाइल फ़ोन लो तो इस मोबाइल फ़ोन के ग्लास, उसके ऊपर कवर, पीछे की बैकिंग, अंदर की चिप, अंदर की पीसीबी, कैमरा मॉड्यूल, हर चीज़ एक एक आइटम देश में बनने लग गया है। अभी हाल ही में एक सोहना में फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ जिसमें मोबाइल फ़ोन के अंदर उपयोग में आने वाली बैटरी, इस बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग होगा। देश में 50 करोड़ के आसपास की बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है। एक ही अकेली फैक्ट्री से 20 करोड़ जो सेल, जो इसके अंदर बैटरी पैक है, वो मैन्युफैक्चर होगा। तो एक आइटम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तो चिप मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हो गई है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी देश में चालू हो गई है। तो कांग्रेस की वो पुरानी चीज़ों को आप भूल जाइए, वो युग बीत गया। अब समय है जिसमें आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, जिसमें स्वदेशी का सम्मान बढ़ रहा है, लोग स्वदेशी को अपना रहे हैं और बड़े चाव से अपना रहे हैं, बड़े गौरव के साथ अपना रहे हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, अपने अपने जीवन में यथासंभव स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। अभिषेक, ऐसा नहीं है, करीब करीब सारी एसोसिएशंस, चाहे वाइट गुड्स की हो, चाहे एफएमसीजी की हो, चाहे इंश्योरेंस की हो, चाहे हेवी इंडस्ट्री की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की हो, हर सेक्टर की जितनी भी फेडरेशंस हैं, जितनी भी काउंसिल्स हैं, सब ने बहुत क्लियर कहा है कि ये जो बेनिफिट है जीएसटी का जो बेनिफिट है वो सीधा का सीधा ट्रांसमिट करेंगे मध्यम वर्गीय परिवारों को, यूजर्स को, सभी देश के नागरिकों को ये बेनिफिट ट्रांसफर होगा। इंश्योरेंस का बेनिफिट भी ट्रांसफर में होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है वो कड़ी निगाह रखेंगी, जो भी जीएसटी के बेनिफिट को जन जन तक नहीं पहुंचाता है उसके ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गणेश पाठक, आप जीएसटी पे करें बात। प्रज्ञा 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 देखिए, जीएसटी पे रिफॉर्म्स का काम 1.5 साल पहले से चालू हुआ था, अमेरिका के चुनावों से पहले। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। इस रिफॉर्म से देश की एक नए तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा चालू होती है। जीएसटी के आने से, वो भी अपने आप में इतना बड़ा रिफॉर्म था कि आप देश भर में आप पूछो, बॉर्डर पे किस तरह से लंबी लंबी ट्रकों की कतारें, लाइन लगी रहती थी, आज सेकंड्स के अंदर ई वे बिल बन जाता है। किसी भी मैन्युफैक्चरर से आप बात करके देखो, किसी भी एमएसएमई सेक्टर से बात करके देखो, बहुत एक मेजर सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन लोगों के जीवन में हुआ है, इसका बेनिफिट मिला है। ये 1.5 वर्ष की एक्सरसाइज अब फाइनल होके आप सबके सामने आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इसको फॉलोअप किया है, लगातार इसमें हर स्टेप पे गाइडलाइंस दिए हैं। बहुत एक जो साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार, हमारे हर मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन में एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए, उस भावना के साथ ये लिया गया है। इसमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई रोल नहीं है। अनीता चौधरी, बहुत अच्छा प्रश्न है।
डायरेक्शनली मैं पहले बोलता हूँ इसमें, डायरेक्शनली जीडीपी के जो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से दो बहुत बड़े कंपोनेंट है। हमारी 330 लाख करोड़ की जो जीडीपी है इसमें 202 लाख करोड़ का कंजम्पशन है और 98 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। टोटल हमारा करीब करीब 300 लाख करोड़ का ये दोनों आइटम, बाकी 30 लाख करोड़ के बाकी सारे के सारे आइटम्स आते हैं, राइट। ये जीडीपी का पूरा पिक्चर है। इसमें जो दो बड़े कंपोनेंट्स हुए, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, 202 लाख करोड़ का कंजम्पशन और 98 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये दोनों के दोनों आइटम्स में ग्रोथ आएगी इस निर्णय से। कंजम्पशन बढ़ता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, नई फैक्ट्री लगाते हैं, कैपेसिटी पूरी होती है, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो जिन लोगों को उसमें रोजगार मिलता है, जिन लोगों को आर्थिक गतिविधि का लाभ मिलता है, वो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। तो एक तरीके से ये एक पॉजिटिव साइकिल चालू होती है। तो इसका एस्टिमेट इकोनॉमिस्ट्स कई इसका टोटल कर रहे हैं। जहाँ तक ओवरऑल अभी तक का पिक्चर उभरा है उसके हिसाब से एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलने वाला है इससे। लेकिन मूल भावना है मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बचत हो, जो हमारी ज़रूरतें हैं, डेली यूज़ की जितने भी आइटम्स हैं उन सब के दाम कम हो, और जैसे टैक्स के, इनकम टैक्स के निर्णय से जिस तरह से मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में एक अच्छी बचत आई, वैसा कि वैसा जीएसटी के निर्णय से भी मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में एक अच्छी बचत है। ये मूल भावना उसके पीछे है। ब्रह्म प्रकाश दुबे। कांग्रेस अपने समय की बातें करें, मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों का एग्जीक्यूशन भी किया है। वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि शी विल कीप अ हॉक्स आई, वेरी क्लियर फोकस ऑन मेकिंग श्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन आर रीचिंग द कॉमन मैन, एवरी सिटीजन, एवरी फैमिली। और इस पर बहुत क्लोज वॉच रखा जा रहा है और करीब करीब सभी एसोसिएशंस ने अपने आप आगे आके ये फैसले, ये निर्णय लोगों के सामने रखे हैं। आज आप हर एक पेपर में देखिए, करीब करीब हर एसोसिएशन ने क्लियरली कहा है कि वो जीएसटी के बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाएंगे। मोदी जी के काम करने के तरीके को आप सब जानते हो। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत फोकस्ड वे में हर चीज़ का एग्जीक्यूशन किया है और वो फोकस्ड वे में एग्जीक्यूशन इसमें भी आपको दिखाई देगा और जन जन के जीवन में इसका बेनिफिट मिलेगा। कांग्रेस की तरह ढुलमुल नीतियों से काम चलने वाला समय नहीं है ये। देवेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देवेश जी। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग में हमें 3 लेवल पे देखना चाहिए। पहला लेवल होता है डिज़ाइन का लेवल, दूसरा लेवल फिनिश्ड प्रोडक्ट का लेवल, तीसरा लेवल है कंपोनेंट्स, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट का लेवल। ये तीनों के तीनों लेवल्स पे एक साथ लगातार सेक्टर बाय सेक्टर काम चल रहा है। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक सेक्टर का एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, या 2 सेक्टर का दे सकता हूँ अभी। मान लो टेलीकॉम इक्विपमेंट। टेलीकॉम इक्विपमेंट देश हमेशा इंपोर्ट करता था, लगातार 50-60 वर्षों तक इंपोर्ट करता था। सबसे पहले डिज़ाइन के लेवल पे रेडियो, बेसबैंड यूनिट्स, इन सब के डिज़ाइन भारत में हुए। डिज़ाइन के बाद में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई। अब कंपोनेंट लेवल पे जाके, कैपिटल इक्विपमेंट के लेवल पे जाके और मटेरियल्स के लेवल पे जाके वो बेस को बनाना। सेम एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स का दे सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स के लिए फैब लाना, एटीएमपी यूनिट्स लाना जिसमें कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बने। डिज़ाइन के लेवल पे डिज़ाइन की टीम्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट के लेवल पे फैब और एटीएमपी,
कैपिटल इक्विपमेंट जो यूज़ होता है, जो मशीनें उपयोग में आती है चिप बनाने के लिए, उन मशीनों का निर्माण भी भारत में हो, और जो मटेरियल इसमें काम में आता है जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड का निर्माण भी भारत में हो। इस स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पे इस पे काम चल रहा है। वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी ओवरऑल, चाहे डिफेंस सेक्टर ले लो, फार्मास्यूटिकल का आपने अच्छा एग्जांपल दिया, अब एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग भारत में चालू हुई। कल एक यंग एंटरप्रेन्योर मिला था जिसने बहुत ही कॉम्प्लेक्स एपीआईज का मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया, प्लांट लगाया मध्य प्रदेश में। तो वो एक्सप्लेन कर रहा था बहुत ही एक्साइटेड वे में किस तरीके से इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को वो लर्निंग कर्व में दे आर स्केलिंग अप दैट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। बहुत एक कॉन्फिडेंस देश में एक नए तरह का मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आ रहा है। सो वेरी गुड क्वेश्चन। लेयर बाय लेयर, डिज़ाइन लेयर, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश की फॉरेन पॉलिसी को एक नया स्वरूप दिया, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट, हमारे नागरिकों का हित, हमारे किसानों का हित, हमारे पशुपालकों का हित, हमारे मछुआरों का हित, हमारे नौजवानों के विषय में सोच के उनका हित, मिडिल क्लास फैमिलीज़ को उनको सेफगार्ड करने का ध्यान में रख के एक ओवरऑल एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में रखा है, जो हमने 50-60 वर्षों में कभी नहीं देखा था। उसके कारण विश्व भर में भारत के प्रति एक नया ट्रस्ट है, भारत के प्रति एक नया कॉन्फिडेंस है, और भारत को एक नई होप के साथ ये दुनिया में भारत को देखा जाता है। ये उसी का परिणाम स्वरूप है, जिस इस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही वेल थॉट थ्रू फॉरेन पॉलिसी और उसका एग्जीक्यूशन, उसका रिजल्ट है कि आज सारी दुनिया का कॉन्फिडेंस है। और यूएस बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत विश्व की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन दोनों डेमोक्रेसीज के बीच में अच्छा रिलेशन रहना स्वाभाविक ही है। एक विकास मिश्रा जी ने एक सवाल पूछा था कि विकास जी ने एक सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो जीएसटी रिफॉर्म्स है इसके बारे में क्या कार्य योजना है। तो हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं इसके बारे में एक पूरी कार्य योजना तैयार की है, और हम लोग हमारी हर प्रदेश इकाई, हमारी ज़िले की इकाई, सबको कहा गया है कि जो आम जन है उसको जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी देने के लिए एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही हर ज़िले में एक चौपाल लगाने का हम लोगों का कार्यक्रम है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको भी कैसा सरलीकरण हुआ उसके बारे में अवगत कराने के कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की है। साथ ही हर जो मीडिया सेंटर हैं बड़े, और प्रदेश की राजधानी और प्रदेश की राजधानियों में कुछ और जो स्थान भी हैं, वहाँ पर हमारे केंद्रीय व्यवस्था से हमारे जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री लोग हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जाएंगी। और इस पूरे जो जीएसटी रिफॉर्म्स के जो कार्यक्रम हैं वो बहुत बड़े स्तर पे किए जाने वाले हैं। एक अलग से एक आध दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरे कार्य योजना से भी हम लोग अवगत कराएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इसको संबोधित कर रहे थे। जीएसटी को लेकर, जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर रखी हैं और किस तरह से इस कदम को ऐतिहासिक बताया है, ये सब कुछ उन्होंने अपने संबोधन में कहा। इसके अलावा उन्होंने तमाम चीज़ें भी गिनवाई हैं कि किस तरह से जो लगातार प्रगति देखने को मिल रही है और मिडिल क्लास को इससे कितनी बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। ये सब कुछ उन्होंने अपनी इन बड़ी बातों में कहा है, जिसके साफ तौर पर उन्होंने संकेत भी दिए हैं, आंकड़े भी गिनाए हैं कि किस तरह से जो IT सेक्टर है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो कम होते हुए, उनके दाम कम होते हुए नजर आएंगे, जिससे सीधा जो फायदा है वो आम लोगों को होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा भी तमाम चीजें इन्होंने गिनाई कि जिनसे सीधा जो लाभ है वो यहां पर मिडिल क्लास फैमिली को मिलता हुआ नजर आएगा। और इससे पहले भी हमने देखा कि जब टैक्स में राहत मिली थी उससे मिडिल क्लास को यह बड़ी राहत मिली थी, और उसके बाद से अब हम जब देख रहे हैं कि जब जीएसटी को कम किया गया है, साफ तौर पर एक बड़ा रिफॉर्म यहां पर नजर आया है, उससे भी जो आमजन है उनको सीधा लाभ यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे साफ तौर पर बचत तो होगी, भविष्य भी और ज्यादा बेहतर और सुनहरा होता हुआ नजर आएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं, आजा। ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ देश की साझेदारी को प्रधानमंत्री मोदी बड़ा महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. And at this time, I can't say more than that. But that's really what I would say. और वहीं डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर सकारात्मक रुख। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्री का ये जो बयान है वो हम आपको सुना रहे थे। और साफ तौर पर जैसा कि हमने देखा है कि जिस तरह से जो ट्रंप के जो तेवर हैं वो बदलते हुए नजर आए हैं, वो साफ तौर पर हमने आपको बताया। और किस तरह से जो आगे की रणनीतिक साझेदारी है वो किस तरह से होने वाली है ये भविष्य तय करेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को निर्देश जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को आज दिल्ली पहुंचने को कहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है और इससे पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए हैं। आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर सांसदों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। इसके अगले दिन यानी कि कल 7 सितंबर की सुबह 9 बजे से देर शाम तक पार्टी सांसदों की कार्यशाला होगी। यह कार्यशाला 8 सितंबर को भी जारी रहेगी, जो संसद परिसर के जीएमसी बाल योगी सभागार में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। कार्यशाला के खत्म होने के बाद 8 तारीख प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आवास पर सभी सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये पूरा कार्यक्रम उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों को एकजुट करने और रणनीतिक रूप से दिशा देने के उद्देश्य से रखा गया है। जीएसटी को लेकर बात करें तो वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी दर में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। इससे कपड़ा, चमड़ा, जूते, चप्पल, पेपर उद्योग और इसके उपभोगियों को खास लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कई क्षेत्रों में जीएसटी दर में बदलाव कर इसे घटाया गया। इसके तहत चमड़ा, जूते और संबंधित जॉब वर्क पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
वहीं पैकेजिंग पेपर पर जीएसटी घटाकर 5%, मानव निर्मित रेशो पर जीएसटी दर 18% से 5% और सूद पर 12% से 5% की कटौती की गई। इसके अलावा प्रसंस्कृत फलों, सब्जियों और मेवों पर 12% जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी। देश के कई राज्य इस समय मॉनसून का भारी कहर झेल रहे हैं। भारी बारिश के कारण कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही बाढ़ से पीड़ित पंजाब का दौरा कर चुके हैं। पंजाब के कई जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं लगातार हो रही बारिश ने भी परेशानियां और बढ़ा दी है। लेकिन अब बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है। केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। पठानकोट और तरन तारण में गई टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पंजाब के 1948 गांवों के 3,84,322 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 3 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। 21,929 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 1.72 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हैं। और पंजाब में लुधियाना के ससराली गांव में सतलुज नदी पर बना बांध कमजोर होता हुआ जा रहा है, वहीं जिससे 15 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन ने समय रहते ही जरूरी कदम उठाए हैं और बांध को मजबूत करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस दौरान लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने उन खबरों को खारिज किया जिसमें बांध टूटने की अफवाह फैलाई गई थी। उन्होंने कहा कि बांध टूटा नहीं है, बल्कि प्रशासन की इस पर पैनी नजर है। और पंजाब में जवान पूरी मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जवानों ने अपनी तत्परता से बाढ़ग्रस्त इलाके में शादी को रुकने नहीं दिया और दरअसल चौतरा गांव में शादी से एक दिन पहले रावी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, जिसके बाद परिवार वालों को चिंता होने लगी। राहत और बचाव दल को इसकी सूचना मिलने पर जवानों ने तत्परता दिखाई और दूल्हे समेत 10 रिश्तेदारों को शादी की तय जगह तक पहुंचाया और इलाके में रिटायर्ड सूबेदार गुरप्रीत सिंह के सहयोग से राहत अभियान चलाया जा रहा था। इसके अलावा जवानों ने चौतरा गांव के 2 व्यक्तियों को मौत के मुंह से सुरक्षित भी निकालकर उनके घर तक पहुंचाया। इससे पहले इस टीम ने जवाहर नवोदय विद्यालय में फंसे 400 छात्रों में से 130 को रेस्क्यू किया था। 270 इंजीनियर रेजिमेंट अब तक 600 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है और ये टीम 26 अगस्त से गांव आलेचक में अपना डेरा जमाए हुए है। रेजिमेंट के रिटायर्ड सूबेदार गुरप्रीत सिंह ने इन्हें ठहरने के लिए अपनी इमारत दी। इनके लिए लंगर और पानी बनाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही संभाली है और साथ ही गुरप्रीत सिंह इनके साथ रेस्क्यू में भी जाते हैं। बेटे की शादी थी, हमने चौतरा गांव में काफ़ी आज लगभग 6 से 7 फुट पानी था, तो हमारे को पता चला। हम कल रात में भी वहां से हमने 2 लोगों को रेस्क्यू किया था जो कि नोमनी नदी में बह गए थे, तो हमारे को वहां का पता था। हमारे को वहां से हमारे गुरप्रीत साहब के द्वारा और तहसीलदारों के द्वारा फ़ोन आया और हम वहां पर गए। हमने 11 लोगों को जिनकी मतलब शादी थी बेटे की यहाँ पर, हमने वहां से रेस्क्यू करके लेकर आए थे। तो जीएसटी को लेकर साफ तौर पर देखने को मिला है कि आम लोगों को इससे कितनी राहत मिलती हुई नजर आएगी। ऐसे में इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहां पर संबोधित भी किया और आइए इससे जुड़ी हुई आपको बता दें कि एक बड़ी खबर भी सामने आई है, जहां पर बीजेपी चौपाल लगाएगी और व्यापारियों को जीएसटी रिफॉर्म की जानकारी दी जाएगी। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर, और साफ तौर पर जैसा कि हमने देखा और इस बात का भी अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था कि लगातार इस तरह की स्थितियां नजर आएंगी और साफ तौर पर जैसे हमने देखा कि जो मिडिल क्लासेस को किस तरह से राहत मिलती हुई नजर आएगी, इसके लिए जन जन के जीवन में किस तरह से सुधार आएगा, इसके लिए अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेशों में, इसके अलावा जिलों में और साफ तौर पर अलग अलग जगह पर ये जो चौपाल है वो लगाती हुई नजर आएगी और लोगों को जागरूक करती हुई नजर आएगी कि किस तरह से जो जीएसटी में रिफॉर्म नजर आया है वो उसकी दिशा और दशा क्या होने वाली है और किस तरह से जो सीधा लाभ है वो मिडिल क्लास को मिलता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर जब बड़ी बातें यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रखी तो उसके साथ ही उन्होंने तमाम आंकड़े भी गिनाए और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो जन जन तक इस बात को पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से चौपाल के जरिए एक जागरूकता अभियान भी चलाएगी जो साफ तौर पर नजर आएगा। और निशांत राय जो कि हमारे सहयोगी है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और निशांत, साफ तौर पर देखें तो बहुत बड़ा कदम
सीधे मिडिल क्लास को राहत देने वाला। और इसी के साथ जब अश्विनी वैष्णव ने तमाम आंकड़े यहां पर गिनाए हैं, तो कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो लगातार हम देख रहे हैं कि जिनसे सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, और मिडिल क्लास के लिए कितनी बड़ी राहत? क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? जीएसटी का जो उपहार केंद्र सरकार ने आम लोगों को, खासकर मध्यम वर्ग को और समाज में निचले वर्ग को दिया है, इससे कहा जा सकता है कि एफएमसीजी जो गुड्स हैं उसमें लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि रोज़मर्रा की जो सामान है लोगों को एक उसमें राहत मिलेगी। जीएसटी स्लैब कम होने से लोग उसकी कंजप्शन ज़्यादा कर सकेंगे। इसी तरीके से चूँकि अश्विनी वैष्णव खुद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो हमारे घरों में टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, तमाम चीज़ें, मोबाइल इसके अलावा पावर बैंक, ये तमाम चीज़ें अब सस्ती होंगी, जिसका लाभ सीधे तौर पर आम लोगों को मिलेगा। नवरात्रि के जो पहला दिन होगा उससे लोगों को ये राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और पिछले 1.5 सालों से जीएसटी कम करने के लिए सरकार काम कर रही थी, और जब ये पूरी तरीके से योजना बन गई तब जनता के बीच इसको ले आया गया और जनता को ये बड़ा तोहफा दिया गया। और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इस बार पहले भी उन्होंने मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में राहत देकर बहुत राहत दी थी, और उसके बाद अब जब जीएसटी स्लैब कम किए गए हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल करे जाने वाली वस्तुओं के, तो इससे भी उसको राहत मिलेगी। दूसरा, आर्थिक तौर पर देश को इससे बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि जब किसी भी मुल्क की कंजप्शन जो पावर है वो बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे, और इससे एक तरीके से पूरी चेन चलेगी, जिससे कि आर्थिक जो भारत आर्थिक ताकत बनने की दिशा में उभर रहा है ये और ज्यादा मजबूत होगी। निश्चित तौर पर निशांत, और इस तरह से जैसा कि हमने देखा कि यहाँ से इस बात को भी निकाला गया कि भाजपा, अब हम देख रहे हैं कि चौपाल लगाकर और जन जन तक इस बात की जानकारी भी पहुंचाने का काम करेगी। किस तरह से उसकी रूपरेखा रखी गई है और कैसे और कब तक ये इसकी शुरुआत की जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद मजबूत संगठन माना जाता है। राष्ट्र से लेकर प्रदेश, प्रदेश से लेकर जिला और जिले से लेकर मंडल तक सभी इनके कार्यकर्ता जो है मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, और भाजपा इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत से अब जो जीएसटी रिफॉर्म किए गए हैं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, कि क्योंकि गांव या ऐसी जगह है जहां लोगों को टैक्सेस के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, इसलिए पार्टी के प्रवक्ता या राष्ट्रीय महासचिव, सचिव और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, फिर जिला स्तर के पदाधिकारी, फिर मंडल स्तर के पदाधिकारी आम लोगों तक पहुंचेंगे और उनको इसकी जानकारी देंगे कि कौन कौन से सामान सस्ती की गई है, किन किन सामान में अब आपको खरीदने पर लाभ होगा, कहां आपकी बचत हो रही है, और सरकार ने कदम जो आम लोगों को राहत देने के लिए कैसे उठाया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन रहा है विकसित भारत, उसमें अब आम लोग स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनकर कैसे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा अपनी संगठन की शक्ति का इस्तेमाल करके अब जन जन तक पहुंचने की योजना बना रही है। और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा है कि एक आध दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरीके से पूरी कार्य योजना बनेगी उसको जनता के सामने और पत्रकारों के सामने रखा जाएगा, कि भाजपा कैसे घर घर तक पहुंचकर जीएसटी रिफॉर्म्स की जानकारी आम लोगों को देगी। बिल्कुल, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया उसको सिद्धि तक पहुंचाने की कवायद लगातार जारी है, और साफ तौर पर यह नवरात्रि के पहले दिन से नजर भी आ जाएगा जब इसको लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर हम देखें तो रिएक्शंस किस तरह से निकलकर सामने आए थे निशांत, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर लगातार इसको कवर भी करते रहे हैं, तो ऐसे में लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं नजर आई थी, और भाजपा का इनिशिएटिव अब आगे आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल अगर लोगों की बात करें, मध्यम वर्ग बेहद खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा एफएमसीजी सेक्टर, जो हमारे घर में क्रीम पाउडर, तेल या आटा या जो भी ऐसे गुड्स होते हैं जिनका हम डेली इस्तेमाल करते हैं, उनका अब सस्ता होना आपके किचन के बजट को काफ़ी कम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छोटी कारों की बात की जाए, इसके अलावा घर की बात की जाए, और जैसा कि खुद केंद्रीय मंत्री ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों में आम आदमी को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इससे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत है, लेकिन अगर विजन के तौर पर इसको देखें प्रधानमंत्री के, तो एक तरफ तो राहत दी, जब राहत देंगे तो लोग कंजप्शन बढ़ाएंगे, जो बचे हुए पैसे हैं उसको या तो बैंक बैलेंस में या इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट व्यक्ति करेगा तो रोजगार उत्पन्न होंगे, रोजगार उत्पन्न होंगे तो और लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। मतलब एक तरीके से पूरी चेन है, और इस चेन का फायदा भारतीय नागरिकों को मिलेगा, और साथ ही बीजेपी
इसी बात को लेकर जन जन तक पहुंचेगी, मंडल स्तर तक बीजेपी जाके अपने कार्यकर्ताओं को बताएगी कि आपको घरों में जाकर ये बताना है कि किस तरीके से जीएसटी स्लैब कम करने के बाद आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। और कुछ समय बाद लोग खुद इसको महसूस करेंगे, क्योंकि उनका रसोई का बजट हो या घर के अन्य बजट हो, जब उसमें कटौती उनको साफ तौर पर दिखाई देगी, जब उनको फायदा साफ तौर पर दिखाई देगा, तो बीजेपी का जो ये पूरी योजना है ये धरातल पर नजर आने लगेगी। बिल्कुल निशांत, रिफॉर्म और साफ तौर पर जैसा कि हमने देखा कि परफॉर्म और उसके अलावा ट्रांसफॉर्म की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं वहां पर भी ये बहुत उपयोगी ही साबित होता है। ऐसे में जब जीएसटी में साफ तौर पर जिस तरह की जो कमी नजर आएगी, जो अलग अलग स्लैब्स हैं, उसमें अगर हम देखें तो किस तरह से जो व्यापार है उसको तो मजबूती मिलेगी, साथ साथ जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम लोकल टू ग्लोबल की जब बात करते हैं तो क्या वैश्विक स्तर पर भी इसमें भारत और ज्यादा इसमें प्रगतिशील होता हुआ नजर आएगा और साफ तौर पर अर्थव्यवस्था को तो मजबूती मिलेगी? देखिए, बिल्कुल, जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जब हमारे लोगों की कंजप्शन पावर बढ़ेगी, जब हमारे लोग निवेश कर सकेंगे, तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा। और जिस तरीके से भारत की जीडीपी एक ग्रोइंग इकॉनमी है हमारी, और जिस तरीके से हमने दुनिया के कई देशों को पिछाड़ा है और 3 नंबर पर जाने का जो लक्ष्य रखा है उसको हम जल्द हासिल करेंगे। 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है, ये उसकी एक मजबूत बुनियाद कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 से उन्होंने सत्ता संभाली है, तो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये 3 महत्वपूर्ण बातें कह सकते हैं सरकार का मूल मंत्र बन चुका है। और इस मूल मंत्र को लेकर ये सरकार आगे बढ़ रही है और इसका असर भी अब धरातल पर दिखने लगा है लोगों के जीवन में। चाहे कानूनों की बात की जाए, कानूनों का सरलीकरण किया, इवन जीएसटी ने भी जैसा कि खुद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले ट्रकों की लाइन लगे करती थी, अब ईबे बिल तुरंत झट से लोगों को मिल जाता है, जिससे कि उनको राहत मिलती है। इसी तरीके से आप चाहे भारतीय न्याय संहिता को देखें, क्रिमिनल लॉज को इतना आसान बनाया गया। बिल्कुल, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं निशांत, लगातार हमने देखा है कि इन पर लगातार काम किया गया है और इस पर और तेजी के साथ आगे काम किया जा रहा है, जिससे जो आम लोग हैं उनका जीवन आसान बन सके और उनको सहूलियत पहुंच सके। तो ईज ऑफ लिविंग को लेकर भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सजग रहे हैं और इसी को लेकर ये जो तमाम रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म जो हम देख रहे हैं वो लगातार निकलते हुए सामने आ रहा है, जिससे साफ तौर पर जो बानगी है वो अलग दिशा में मुड़ती हुई नजर आ रही है और बड़े बदलाव की जो बड़ी तस्वीर है वो यहीं से निकलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, जल्द हाजिर होता है। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार तत्परता के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। खतरे के मद्देनजर यमुना के किनारे रह रहे लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाला गया है।
और दिल्ली सरकार इन लोगों के रहने और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं कई क्षेत्रों में पीने का पानी रिलीफ कैंप तक पहुंच गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों को कहीं और शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी जिलों को छोड़कर बाकी दूसरे जिलों में आज मौसम साफ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत भी मिली है। पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया था। बारिश थमने से अब निर्माण कार्यों और भूस्खलन से बंद पड़ी सड़कों को खोलने में तेजी आने की उम्मीद है। जिलेवार बात करें तो चमोली जिले में रात भर हुई बारिश का दौर अब थम चुका है। हालांकि जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग, कमेड़ा, गौचर और पागलनाला में अवरुद्ध है, तो साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 50 से अधिक लिंक मार्ग भी बंद पड़े हैं। बागेश्वर जिले की बात करें तो यहां बादल छाए हुए हैं और लगभग 6 मोटर मार्ग बंद बताए जा रहे हैं। नैनीताल में मौसम सामान्य है, जबकि टिहरी, उत्तरकाशी में हल्के बादल और कोहरा छाया है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में धूप खिली हुई है। वहीं गुमखाल, लैंसडाउन और पौड़ी में हल्के बादल छाए हुए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज फिर से शुरू हो गया है। खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण 1 से 5 सितंबर तक प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद आज से फिर श्रद्धालु इन चारों धामों के दर्शन कर सकेंगे। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जो 14 सितंबर तक चलेगा। इस साल महोत्सव अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस महोत्सव में 50 देशों की 291 फिल्में प्रदर्शित होंगी, जिनमें भारत की फिल्में भी शामिल हैं। विमुक्त नाम की भारतीय फिल्म को भी सेंटर पीस सेक्शन में दिखाया जा रहा है और इस मौके पर टोरंटो में विमुक्त फिल्म के निर्देशक जीतांक सिंह गुर्जर और फिल्म के अन्य सदस्यों से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य ने। देखिए। 50वां टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है और कास्ट एंड क्रू है विमुक्त की यहाँ पर। विमुक्त एक ऐसी पिक्चर है जो सेंटर पीस सेक्शन में दिखाई जा रही है। तो बात करते हैं जीतांक सिंह गुर्जर, जो डायरेक्टर है, वो हमारे साथ हैं। जीतांक, आपकी जो जर्नी है वो ग्वालियर से लेके टोरंटो तक खत्म हो रही है और भी आगे बढ़ेगी, तो बताइए कि कैसी रही जर्नी और कैसा रहा एक्सपीरियंस इसको डायरेक्ट करने का। तो मैं एक छोटे से गाँव से आता हूँ और एक छोटा शहर है ग्वालियर में, डबरा, वहाँ से आता हूँ और बचपन से काफ़ी सेंसिटिव रहा हूँ। कहानियाँ कहना चाहता था हमेशा से। जैसे बड़ा हुआ तो कहानियाँ कहने लगा, थिएटर करने लगा। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि किसी फेस्टिवल में या कहीं पर पहुँचे, पर आज हम यहाँ पर हैं सिर्फ इसकी बदौलत की सिर्फ कहानियाँ कहना चाहते थे। तो आगे भी मैं कहानियाँ ही कहता रहूँगा। पूजा हमारे साथ है, आपने स्टोरी लिखी है और उनके साथ लिखी है, लेकिन आइडिया आपका था, तो बताइए उसके बारे में, कैसे आपको ये आइडिया आया? ये एक दिन मेरा जो स्पेंड शेल्टर होम में किया मैंने फॉर मेंटली रिटार्डेड पीपल, वहाँ से ये आइडिया आया। जब उनके साथ पूरा टाइम मैंने बिताया और कितना इमोशनली वनरेबल हैं, फैमिली को मिस करते हैं, कैसा उनका सब चीज़ें हैं, और पता चला कि ये सब लोगों को भीड़ में कहीं पे छोड़ दिया गया है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, इस कहानी को कहना चाहिए। निखिल यादव हमारे साथ हैं, आप उसमें एक्टर हैं। जब मुझे पता चला कि ऐसा कैरेक्टर करने का मौका मिल रहा है तो मैंने तुरंत सब कुछ बंद करके इस प्रोसेस में आने की कोशिश किया कि कैसे उनके थॉट्स होते हैं, कैसे उनके चीज़ें होती है, कैसे वो सोचते हैं और कैसा उनका वॉक हो। तो पूरा प्रोसेस मैं ये कर रहा था कि उनके साथ रह। फिर मैं वहाँ पे गया जहाँ पे ये शेल्टर होता है, जहाँ पे इनको रखा जाता है मेंटली डिसेबल चाइल्ड को। सो वहाँ पे मैं 10 दिन रहा। वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया उनके वॉक को, उनके माइंड को। तो चैलेंजिंग तो बहुत रहा, लेकिन मुझे ये पता था कि ये ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं हार्ट से। तो शैली, आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, इन्होंने बताए अपने चैलेंजेस के बारे में। आप भी बताइए कि आपने महाकुंभ में शूट किया तो क्या क्या आपने सहा, क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा? महाकुंभ हमारे लिए वॉर जोन था। हमें ये पता था वहाँ उतरना है तो पूरे हाथ पैर गंदे होंगे और करने हैं। सो वी जस्ट वेंट ऑल इन। और फिर जो मेमोरीज़ वहाँ पे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, हम लोगों ने वहाँ का जो लाइव क्राउड था उसे अपनी ही नैरेटिव में इन्वॉल्व किया। वही हमारे ब्लॉकिंग के पार्ट बने, वही हमारे एक्स्ट्रास बने बैकग्राउंड में।
तो जिस तरीके की हमें वहाँ से स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल अनजान लोगों ने जिस तरीके से अपना दिल और दिमाग हमारे लिए खोला, हमारी मदद की, वो बहुत मेमोरेबल था। जी पूजा, ये बताइए कि भारतीय लोग जो हैं वो कब भारत में ये पिक्चर देख पाएंगे? बहुत जल्दी, मे बी नेक्स्ट ईयर। हम लोग अभी तो फेस्टिवल जर्नी पे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू टिफ कि उन्होंने हमें वर्ल्ड प्रीमियर के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। तो ये थी एक्सक्लूसिव बातचीत कास्ट एंड क्रू की विमुक्त की। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। और तमिलनाडु के चेन्नई में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी OTA की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया और इस अवसर पर SSC 120 और SSC W34 और समकक्ष पाठ्यक्रम के कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट कर अपनी प्रशिक्षण यात्रा का समापन किया। परेड के दौरान कैडेट्स की अनुशासन, समर्पण और सैन्य कौशल का प्रदर्शन हुआ। एयर चीफ मार्शल सिंह ने बताया अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना की प्रशंसा एक शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है। Op Sindoor stands as a shining testament to an unparalleled prowess that the Indian Armed Forces, where we demonstrated our capability to deliver swift, precise and decisive blows to the enemy. You, as the future of these forces, must understand that Defence Forces has always been and will always be the first responder. It is our collective responsibility to uphold the trust placed in us by each and every citizen of this nation, and we must be ready and prepared to meet this responsibility. आज अनंत चतुर्दशी है। आज गणेश विसर्जन के साथ ही गणेशोत्सव का भी समापन हो जाएगा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज के दिन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। दुनिया भर में मशहूर लालबाग के राजा के अंतिम दर्शन के लिए आज मुंबई में भीड़ उमड़ रही है। हैदराबाद में भगवान गणेश की 69 फुट ऊंची मूर्ति को ढोल बाजों के साथ धूमधाम से विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। पुणे में भी गणपति बप्पा के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर आज मुंबई में गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्सव के अंतिम दिन गणपति विसर्जन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए शहर भर में करीब 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मुंबई पुलिस विसर्जन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने, भीड़भाड़ को रोकने और निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करेगी। शहर भर में लगभग 6500 से अधिक सार्वजनिक गणपति प्रतिमाओं और 1.75 लाख घरेलू प्रतिमाओं का विसर्जन होने की उम्मीद है, जिसके लिए बीएमसी ने 65 प्राकृतिक जलाशय और 205 कृत्रिम तालाब बनाए हैं। इसके अलावा 12 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 40 पुलिस उपायुक्त, 61 सहायक आयुक्त और 18,000 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। शहर पुलिस के अलावा राज्य रिजर्व पुलिस की 14 कंपनियां, सीआरपीएफ की 4 कंपनियां, त्वरित प्रतिक्रिया दल, दंगा नियंत्रण बल, डेल्टा, कॉम्बैट और महाराष्ट्र सुरक्षा बल प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेंगे। वहीं विसर्जन के दिन आज बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गणेश उत्सव के अंतिम दिन पर मुंबई में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर लालबाग के राजा के पंडाल में गणपति बप्पा की आरती की गई। बप्पा की आराधना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। पूरा पंडाल गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों से गूंजता नजर आया।
आज हर दस्तावेज, हर चैट, हर पासवर्ड और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कई चीजें जुड़ी हैं हमारे जीमेल अकाउंट से। इसीलिए साइबर अपराधियों के निशाने पर है हमारे मेल बॉक्स। आज करीब 250 करोड़ से भी ज्यादा जीमेल यूजर्स को हैकर्स निशाना बना चुके हैं। चाहे फिशिंग मेल हो या फ्री गिफ्ट वाउचर का लालच देता कोई रंग बिरंगा संदेश, हर मैसेज के पीछे हो सकता है हैकर्स का बिछाया हुआ जाल। फिशिंग ईमेल क्या होता है कि वो लिंक किसी और चीज़ का होता है और हमको किसी और चीज़ का दिखाया जाता है। हमको दिखाया जाता है कि आपका जो केबल टीवी का है, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, तो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म से मेल आएगा। ऐसा आपको लगेगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से मेल आया है, वो एक्चुअली वहाँ से नहीं होगा और आपको लगेगा कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है क्योंकि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी वो चल नहीं रही है, तो आप तुरंत इस पर क्लिक करें, नहीं तो 1 घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। तो आप बोलते जल्दी से क्लिक करके कर देता हूँ। अब वो क्लिक हियर, आपको पता नहीं है कि वो क्लिक हियर कौन सा दरवाजा है और वो कहाँ खुलता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात फिशिंग अटैक्स की और बताएंगे आपको कैसे आप इनसे बच सकते हैं। सबसे बड़ी लापरवाही बिना सोचे, बिना परखे, बिना ध्यान दिए किसी भी चीज पे क्लिक कर देते हैं। आपको लालच दे के आपसे क्लिक कराया। इंसानों को तो टारगेट किया ही जाता है, पर इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट किया जाता है। उनको आपके पैसों तक पहुंचना है। देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।